दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत तो पहला देखिए गद्यांश क्या दिया गया है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ये आपके गद्यांश है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं तो पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। चौथा प्रश्न दिया गया कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। तो देखिए जो भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश पर आधारित, उसे परीक्षा में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद गद्यांश को अगर आप पढ़ते हैं तो अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप लिख देंगे, पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता था कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसके संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखिए। तो अब आप क्या करते, तब आप लिखते कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से लिया गया है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में जो भी लाइन अंडरलाइन की गई है उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझाते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य वामन और भारतीय जीवन में, वामन्य मतलब होता है साहित्य, ठीक है, भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है। कहने का क्या तात्पर्य है कि इस अशोक के फूल के बारे में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसके लेखक हैं वो कहते हैं कि अशोक का फूल का भारतीय जीवन और भारतीय साहित्य में प्रवेश होना और फिर अचानक से विलुप्त हो जाना यह किसी नाटक के समान लगता है। ठीक है, कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास ने अशोक के फूल को सर्वाधिक महत्व दिया था अपने काव्य में। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। यानी कालिदास के काव्य में तो इस पुष्प ने सर्वाधिक प्रशंसा प्राप्त की, महत्व प्राप्त किया अशोक के फूल ने, परंतु उनके बाद या उनके समवर्ती या उनके पूर्ववर्ती किसी कवि ने इस पुष्प का काव्य में वर्णन नहीं किया। तो इतना आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब जाके कंप्लीट होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो आप उत्तर लिखेंगे अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। जैसे नई बहू के गृह प्रवेश के समय बहुत ज़्यादा एक उसका महत्व होता है, या आप कह सकते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा लोग उससे सम्मान देते हैं। तो उसी प्रकार से अशोक का फूल जो है कालिदास के महाकाव्य में किस प्रकार से शोभा पाता है। तो आप लिखेंगे कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो आप उत्तर लिखेंगे अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही सिंहासन के साहित्य से चुपचाप उतार फेंका गया, यानी मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से भी उतार फेंका गया। अगला प्रश्न है लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यवहार बताया है। अब देखिए इस सारे आप इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप में से बहुत विद्यार्थी करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दिया गया है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे यह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। लेखक ने दुनिया किस तरह का व्यवहार बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। तो देखिए दिया गया उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम हमने बताया अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से वह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यानी लेखक इन काव्य पंक्तियों में कहता है कि यह जो संसार है वो बड़ा ही स्वार्थी है, यानी अपने ही स्वार्थ के बारे में वो सोचता है, यह उन्हीं बातों को बस याद रखता है यह संसार जिससे कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बाकी जो भी बेकार की यादें हैं उससे वो अपने जीवन को बोझिल मतलब बोझ से दबा हुआ नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब देखिए आप सारे प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। इससे बाहर के लगभग प्रश्न नहीं ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के विथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्म आचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का जो स्वरूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है यानी जीने की जो इच्छा है
वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। यानी जो मनुष्य की जीने की इच्छा है वह बहुत ही निर्मम है और मोह माया का उसमें कोई भी स्थान नहीं है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे, उन सबको रोकती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। देश और जाति के अशुद्ध संस्कृति को बात की बात बताया वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। यानी आप लिखेंगे कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चौथा जो गद्यांश है कि अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुरानी चीज से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। अब देखिए इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक को देखकर कौन उदास होता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जनमानस को क्या संदेश देना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर है कि प्रस्तुत गद्य पहला है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठ का नाम आप जानते हैं अशोक के फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया कि पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक भार है, वह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। ठीक है, इतना आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे अशोक को पुराने चीज से देखने वाला उदास होता है, यानी पुराने मन से देखने वाला उदास होता है या पुरानी चीज से देखने वाला उदास होता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करती रहे। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ही स्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। तो इतना आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए सुरक्षित रहिए।